गेम शुरू होते ही जब मैंने अपनी टेरिटरी में एक भद्दे से एलियन को खुद को इंसान कहते हुए सुना, मेरा खून खौल उठा। मैंने उसी वक्त उनके खात्मे का आदेश दे दिया। सारे एलियंस का सफाया कर दो और यूनाइटेड अर्थ को बदलकर ह्यूमन फेडरेशन बना दो। उसी दौरान दूसरी दुनिया से आए एक इंसान के तौर पर मेरा फोर्थ डिजास्टर सिस्टम जाग उठा था। मैंने भी ठान लिया कि अब मैं ही असली तबाही बनूंगा। दूसरी सभ्यताओं को बर्बाद करके, उन्हें कुचलकर और अपना गुलाम बनाकर मेरी ताकत लगातार बढ़ती गई। मैंने बेहतरीन अंतरिक्ष तकनीकें हासिल की। जब दूसरे देश एलियन बनकर खुद पर इतरा रहे थे, तब तक मेरे जंगी जहाजों ने आसमान को पूरी तरह ढक लिया था। न्यूट्रॉन स्वीपर और प्लेनेट किलर जैसे विनाशकारी हथियार तैयार थे। यहाँ तक कि एथरोफेसिक इंजन का काम भी पूरा हो चुका था। तभी ब्लू स्टार के ड्रैगन नेशन में डेस्टिनी गेम ने जियांग सिटी को चुना। 18 साल के हो चुके सभी युवा अब प्लेनेटरी लॉर्ड के रूप में जागृत हो सकते थे और उन्हें तारों के बीच मौजूद युद्ध के मैदान में भेजा जाना था। जियांग सिटी के नंबर 1 हाई स्कूल के मैदान में किसी को बी क्लास बीस्टमैन सभ्यता मिली, तो किसी ने ए क्लास स्लाइम टेंटेकल प्रजाति हासिल की। एलियंस के जिंदा रहने की गजब क्षमता की वजह से इस तबाही के दौर में उन्हें चुनना सबसे सही फैसला माना जाता था। ड्रैगन नेशन ने पहले इंसानों को चुनने की जिद की थी, लेकिन उन्हें बार बार हार का मुंह देखना पड़ा। दूसरे देशों को एलियंस के दम पर ताकतवर होते देख लोगों का भरोसा पूरी तरह डगमगा गया। इस अजीब सी मानसिकता में शुद्ध खून वाला इंसान चुनने का मतलब अब मौत को दावत देना बन गया था। और उसी वक्त स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का होने के नाते जब मैं मंच पर गया तो सब अफसोस से मुझे देखने लगे। मेरी दीवानी लड़कियां दुआ कर रही थी कि मुझे कोई ऐसी बीस्टमैन प्रजाति मिल जाए जिसमें मेरा ये खूबसूरत चेहरा बचा रहे। लेकिन दूसरी दुनिया से आया हुआ एक कट्टर पी गेम्स खिलाड़ी होने के नाते मुझे एलियंस की चापलूसी करने के इस ट्रेंड से सख्त नफरत थी। जैसे ही मैंने अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ रखा, एक नीली रोशनी चमक उठी। सी क्लास सभ्यता का निशान देखकर वहां खड़े सभी लोग मायूस हो गए। इंसान बने रहने या कोई भी रैंडम प्रजाति चुनने के विकल्प में से मैंने बिना एक पल गंवाए पहला विकल्प चुना। मैंने सी क्लास यूनाइटेड अर्थ और इंसानी प्रजाति को लॉक कर दिया। मेरे इस फैसले पर हर तरफ से सवाल उठने लगे और मेरा जमकर मजाक उड़ाया गया। लोग मेरी तुलना साकुरा नेशन के खिलाड़ी की उस रेडियो एक्टिव कॉकरोच सभ्यता से करने लगे, पर मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। और अगले ही पल मेरे दिमाग में फोर्थ डिजास्टर सिस्टम के सफलतापूर्वक लोड होने की आवाज गूंज उठी। मैं तुरंत समझ गया कि अब मेरे हाथ में इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। ये एक ऐसी ताकत थी जो किसी भी एलियन से कहीं बढ़कर सीधे तबाही लाने वाली थी। लोगों का शोर अभी थमा भी नहीं था कि एक और बड़ा धमाका हो गया। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की सू वानकिंग मंच पर आई। अचानक एक सुनहरी रोशनी ने उसे घेर लिया। वो ड्रैगन नेशन के इतिहास में एस क्लास सभ्यता हासिल करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई थी। पूरा देश खुशी से झूम उठा। दूसरे देश जलन के मारे लाल हो गए, लेकिन सू वानकिंग का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसकी आंखों में मौत के मुंह से वापस लौटने वाली राहत थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सच में पुनर्जन्म हो गया था। पिछले जन्म की यादें उसके दिमाग में तूफान की तरह उठी। एक बार वो अपने जंगी जहाजों को लेकर ह्यूमन फेडरेशन की गैलेक्सी में गई थी, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने एक जायंट कोलोसस को पूरे सूरज को निगलते देखा था और उसका पूरा जहाजी बेड़ा पलक झपकते ही खाक हो गया था। और वो विनाशकारी हथियार और जंगी जहाज किसी और के नहीं बल्कि ह्यूमन फेडरेशन के लीडर लिन मोए के थे। सू वानकिंग की नजरें भीड़ में खड़े मुझ पर टिक गईं। उसने अपने दिल में एक पक्का इरादा कर लिया, इस जन्म में मैं वो गलती बिल्कुल नहीं दोहराऊंगी। उसने कसम खाई कि इससे पहले कि मैं पूरी गैलेक्सी का बादशाह बनूं, वो इस सबसे ताकतवर इंसान का दामन कसकर थाम लेगी। और फिर सबकी हैरान नजरों के सामने सू वानकिंग ने भी बिना किसी झिझक के शुरुआत के लिए शुद्ध इंसान को ही चुना। सभ्यता का लेवल एस क्लास, प्रजाति लॉक हो गई है, इंसान सभ्यता लॉक हो गई है, ह्यूमन फेडरेशन लॉक हो गया है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमका, पूरे ब्लू स्टार में तहलका मच गया। ड्रैगन देश में सबसे तीखी प्रतिक्रिया हुई। हर तरफ बस सवालों का ही शोर गूंज रहा था। सी क्लास सभ्यता होकर इंसानों को चुनना, ये तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। रैंडम चुनते तो भी बेहतर होता, कम से कम ताकत तो बढ़ती। लेकिन ये सब देखकर मेरी आंखों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तारीफ थी। उसकी यह मंजूरी मेरे लिए किसी सबसे बड़े इनाम से कम नहीं थी। सकुरा देश और स्टिक देश जैसे जलने वाले मुल्कों की तो खुशी के मारे बाँछें खिल गईं और उनके तानों का शोर थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ड्रैगन देश किसी काम का नहीं है, मौका मिलने पर भी इन्हें फायदा उठाना नहीं आता। लेकिन अवाकनिंग स्टेज पर खड़ी सू वानचिंग ने इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि अवाकनिंग के 10 मिनट बाद ही उसे तारों के युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। यह आकाशगंगा बहुत विशाल है, जहां हर ग्रह के मालिक अलग अलग जगह बिखरे होते हैं। वहां किसी को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल है।
इसलिए अभी मेरे दिल पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ना ही उसके लिए सबसे सही कदम था। पूरे स्कूल के छात्रों और टीचरों की नजरों की परवाह किए बिना सू वानचिंग सीधे मेरी तरफ चली आई। उसका चेहरा शर्म से लाल था। उसने पंजों के बल उठकर झट से मेरे होठों को चूम लिया। इस एक चुंबन ने लाइव देख रहे सभी दर्शकों में तहलका मचा दिया। पूरी स्क्रीन हैरानी और जलन से भरे कमेंट से भर गई। लिन मोहन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सू वानचिंग ने पूरी हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह दी और फिर पूरे यकीन के साथ मेरी आंखों में देखकर बोली, चाहे मुझे कई सौ अरब तारा मंडलों को क्यों न पार करना पड़े, मैं अपने सारे जंगी जहाज भेजकर तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगी। उसके इन शब्दों ने एक बार फिर खलबली मचा दी। ड्रैगन देश के लोग उसे प्यार में अंधी और देश पर बोझ बताकर कोसने लगे, वहीं बाकी देश इस तमाशे का मजा ले रहे थे। सबने मान लिया था कि इस बार ड्रैगन देश पक्का हार जाएगा। तभी आसमान से सफेद रोशनी की 2 किरणें नीचे उतरी। टेलीपोर्टेशन की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। मेरा इंतजार जरूर करना, मैं अपने जहाजों पर तुम्हारा नाम लिखूंगी, सू वानचिंग ने बेचैनी से कहा। उसे डर था कि कहीं पिछले जन्म का इतिहास खुद को न दोहरा दे। मैंने भी बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक है। सफेद रोशनी तेज होने लगी और हमारे शरीर अवाकनिंग स्क्वायर से गायब हो गए। इसी के साथ नीले ग्रह की चर्चाओं और तारों के युद्ध क्षेत्र का असली खेल बस शुरू ही हुआ था। सफेद रोशनी छट गई। मैंने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक ऐसे स्टडी रूम में पाया जिसकी सजावट देखकर मुझे अजीब सी घिन आ रही थी। दीवारों पर परग्रही जीवों यानी एलियंस की तस्वीरें सजी थीं। बुकशेल्फ पर भेदभाव मिटाओ और एलियंस से प्यार करो जैसी बकवास किताबें भरी पड़ी थी। यह अर्थ फेडरेशन की राजधानी थी। गेम के नियमों के हिसाब से अब मैं ही अर्थ फेडरेशन का नया लीडर था। तभी अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी। शुरुआती ग्रह पृथ्वी, सी क्लास सभ्यता, आबादी 8 अरब। वर्तमान विचारधारा विदेशी प्रेमी और समानतावादी। ये सुनते ही मुझे उबकाई आने लगी। ऊपर से अर्थ फेडरेशन अब तक एकजुट नहीं हुआ था और कैबिनेट पर उन्हीं एलियन प्रेमियों का कब्जा था। मैंने अपनी चिढ़ को किसी तरह दबाया और पूरा ध्यान चौथे महाविनाश सिस्टम पर लगा दिया। सिस्टम ने मुझसे मेरा पहला विनाशकारी रास्ता चुनने को कहा। मैंने बिना पलक झपकाए स्टार सी क्राइसिस का रास्ता चुन लिया। सिस्टम ने रैंडमली एक खौफ का टेम्पलेट अनलॉक कर दिया। उसने बताया कि मैं खेती बाड़ी करने वाली छोटी सभ्यताओं को तबाह करके खौफ के पॉइंट्स कमा सकता हूँ और उनसे नई नई तकनीकें खरीद सकता हूँ। पहली बार चुनने के इनाम के तौर पर मुझे 1000 खौफ पॉइंट्स भी मिले। ये बिल्कुल उसी गेम की तरह था जो मैंने पिछले जन्म में खेला था। अपनी ताकत बढ़ाने का इससे तेज और कोई तरीका नहीं था। मैंने तुरंत सिस्टम का स्टोर खोला। लेवल 1 के स्टोर में मौजूद चीजों और तकनीकों को देखकर मैंने तुरंत अपने 400 खौफ पॉइंट्स खर्च कर दिए और सुपरह्यूमन सीरम के साथ साथ फिलोसोफर किंग ऑरा खरीद लिया। साथ में एक काइनेटिक पिस्तौल और महाविनाश का घोषणा पत्र भी। सुपरह्यूमन सीरम ने पलक झपकते ही मेरे शरीर की ताकत को एक आम इंसान की हद से 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। अब मैं अकेला ही उन दोगले एलियंस को धूल चटाने के लिए काफी था जिनकी ताकत ज्यादा से ज्यादा किसी इंसान से 3 गुना ही थी। वहीं उस फिलोसोफर किंग ऑरा ने मेरी बातों में एक अजीब सा दबाव और खौफ पैदा कर दिया था। मेरी पिस्तौल और मेरा महाविनाश का घोषणा पत्र अब दोनों तैयार थे। सब कुछ तैयार होने के बाद मैंने भारी आवाज में पुकारा। एक शुद्ध खून वाले इंसानी सेवक ने दरवाजा खोला और अंदर आया। मैंने तुरंत पूरी मानव जाति की एक आपातकालीन बैठक बुलाने का आदेश दिया और इसे पूरी दुनिया में लाइव ब्रॉडकास्ट करने को कहा। नए नेता के तौर पर यह मेरा पहला सार्वजनिक भाषण था। गोल मेज के चारों ओर बैठे आला अधिकारियों को मैंने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और इन अधिकारियों में सेना की कमान संभालने वाला ग्रैंड मार्शल अर्थास एक बेहद भद्दा बंदर जैसा एलियन था। चीफ साइंस ऑफिसर वेल एक पारदर्शी हाइब्रिड एलियन था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलिना भले ही वो शुद्ध खून वाली इंसान थी फिर भी एलियंस की चापलूसी करती थी। वेल ने सबसे पहले अपनी बकवास शुरू की। बहुत ही घमंड और जल्दबाजी में बोला कि वो नई हाइब्रिड नस्लों को पैदा करने में बहुत बिजी है और मुझे सीधा मुद्दे पर आने की ताकीद की। उसी वक्त ब्लू स्टार पर सू वानचिंग की पॉपुलैरिटी की वजह से मेरी लाइव स्ट्रीम में दुनिया भर से दर्शक उमड़ पड़े थे। सबके सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये एलियंस मुझे कठपुतली बनाकर मेरी जान ले लेंगे। ड्रैगन देश की लाइव स्ट्रीम में भी भारी मायूसी छाई थी। लोग अफसोस कर रहे थे कि मैं सू वानचिंग के लिए भी मुसीबत बनूंगा। यहाँ तक कि वो मेरे जल्दी मरने की दुआएं कर रहे थे। तभी ग्रैंड मार्शल अर्थास ने अचानक एक घिनौना प्रस्ताव रखा कि मैं हाइब्रिड नस्ल बढ़ाने की इस मुहिम में पहल करूं और नए इंसानों में से कोई साथी चुनूं। मैंने सर्द आवाज में कहा, बकवास बंद करो, मैंने अभी मीटिंग शुरू करने का ऐलान नहीं किया है। क्या मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी? अर्थास हक्का बक्का रह गया। उसकी आवाज भारी हो गई और वो खूंखार नजरों से मुझे घूरने लगा। लीडर महोदय, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? अर्थास के गुस्से से तमतमाए चेहरे को नजरअंदाज करते हुए मैंने सीधा लाइव कैमरे की तरफ देखा और पूछा। इंसान,
आखिर है क्या? वेल ने बेतुका सा मुंह बनाते हुए पलटवार किया कि यहाँ मौजूद हम सभी तो इंसान ही हैं। मैं अचानक जोर से हंस पड़ा और मैंने जोर से फटकार लगाते हुए कहा, नहीं, तुम इंसान नहीं हो, तुम तो बस एक बेहद भद्दे, निहायत ही घिनौने एलियन हो। पास बैठी एलेना ने तुरंत अर्थ यूनियन के संविधान का हवाला दिया और मुझ पर समानता के नियमों को तोड़ने का इल्जाम लगाया। वेल भी भड़क उठा और चिल्लाने लगा कि मैंने उनके संघ के उसूलों का मजाक उड़ाया है। अर्थास ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा कि उसने मेरे जैसे अनगिनत शुद्ध खून वाले चरमपंथियों को ठिकाने लगाया है, जिनका अंजाम बहुत भयानक हुआ था। ब्लू स्टार के दर्शकों का मजाक अब और तीखा हो गया था और ड्रैगन देश की लाइव स्ट्रीम में तो पूरी तरह मातम छा गया था। उधर एलियन अधिकारियों ने भी अपनी कुर्सियों से उठकर मुझ पर जुबानी हमला बोल दिया। वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री जैसे लोगों ने एक के बाद एक मुझ पर महाभियोग चलाने की मांग कर डाली। वो मुझे ऐसा पागल साबित कर रहे थे जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। इन ताबड़तोड़ इल्जामों के बीच भी मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। जब उन सबका चिल्लाना खत्म हो गया तब मैंने बेहद ठंडी आवाज में कहा, मैंने इन हाइब्रिड एलियंस को जमकर लताड़ा। तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम इंसानों के साथ बराबरी की बात करो। तुम्हारे सो कॉल्ड योगदान ने इस दुनिया को और भी ज्यादा घिनौना ही बनाया है। इसके बाद मैंने लाइव कैमरे की तरफ रुख किया और कयामत का ऐलान एक्टिवेट कर दिया। मेरी आवाज के साथ एक अनदेखी मानसिक शक्ति पूरी दुनिया में फैलने लगी। मैंने उन सभी दबे कुचले शुद्ध खून वाले इंसानों को पुकारा और एलियंस के लिए उनकी नफरत को जगाते हुए साफ लफ्जों में कहा, इनके साथ मिलकर रहना अब नामुमकिन है। अब हमें इंसानियत की नई परिभाषा तय करनी ही होगी। मेरी ये बातें किसी कड़कती बिजली की तरह उनके झूठे नकाब को फाड़ रही थी। मीटिंग रूम के बाहर खड़े शुद्ध खून वाले इंसान अब पूरी तरह भड़क चुके थे। कॉरिडोर के गार्ड्स, वो खामोश बैठे पुराने सैनिक और वो आम लोग जिन्हें जबरदस्ती एलियंस के साथ रिश्ते बनाने पड़े थे, उनके दिलों में बरसों से दबा गुबार आज ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा था। ब्लू स्टार पर भी ड्रैगन देश के कुछ मुट्ठी भर लोग जिनका जमीर अभी बिका नहीं था, वो भी अब मेरे हक में आवाज उठाने लगे थे। अर्थास ने हंसते हुए मेरे भाषण को कोरी बकवास बताया और ताना मारते हुए कहा कि मेरे पास ना तो कोई सेना है और ना ही कोई ताकत। तू तो बस इस अर्थ यूनियन का एक जोकर है और तेरे ये शुद्ध खून वाले इंसान कब के हमारे पालतू बन चुके हैं। वो मेरी तरफ और करीब आया और मुझे नीची नजरों से घूरने लगा। मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं उनका साथ दूं, वरना मेरा भी वही अंजाम होगा जो पिछले बागियों का हुआ था। पर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और मैंने बड़े शांत स्वर में कहा, मेरा सबसे पसंदीदा काम इन एलियंस का सफाया करना ही है। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने अपना दायां हाथ अपनी जैकेट के अंदर डाला और अपनी काइनेटिक पिस्टल निकालकर बिना एक पल सोचे अर्थास पर ट्रिगर दबा दिया। एक बेहद तेज गोली पल भर में उसके सिर के आर पार हो गई। धरती की सारी सेनाओं का वो बड़ा सेनापति वहीं ढेर हो गया। उसका भारी भरकम शरीर जब जमीन पर गिरा तो पूरा मीटिंग रूम कांप उठा। पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। एलियंस के बड़े बड़े अफसर खौफ से कांप रहे थे। बेल को जैसे ही होश आया वो गार्ड्स को बुलाने के लिए चीखा। हथियारों से लैस एलियन गार्ड्स अंधाधुंध गोलियां चलाने के लिए अंदर घुसे, लेकिन मेरी फुर्ती उनसे 10 गुना ज्यादा थी। मैंने पलक झपकते ही उनका काम तमाम कर दिया। मैं एक बार फिर लाइव कैमरे की तरफ मुड़ा। मेरी आवाज किसी ईश्वरीय आदेश की तरह गूंज रही थी और हर एक शुद्ध इंसान के दिल की गहराई तक पहुंच रही थी। ये एलियंस भी डरते हैं, इन्हें भी मौत आती है। इसके बाद मैंने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि अर्थ यूनाइटेड नेशंस का नाम बदलकर अब ह्यूमन फेडरेशन होगा और उनके लीडर के तौर पर मैंने इन एलियंस के खात्मे का फरमान जारी कर दिया। मैंने सभी शुद्ध इंसानों को आदेश दिया, तुम्हारे पास जो भी हथियार हो उसे उठा लो और जो भी बदसूरत एलियन तुम्हें दिखे उसे मार डालो। ह्यूमन फेडरेशन के लिए मेरे भाइयों जंग शुरू हो चुकी है और अब से ये एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। हम इंसानियत के भविष्य के लिए लड़ेंगे, फिर चाहे हमें तारों के इस समंदर को जलाना पड़े या पूरी आकाशगंगा को राख करना पड़े। उस दिन धरती के सभी शुद्ध इंसानों के अंदर अपने पूर्वजों का गौरव जाग उठा। उनके दिलों और रगों में बस आजादी की आग दौड़ रही थी। ईस्ट एशिया यूनियन की एक फैक्ट्री में 15 सालों से एक एलियन सुपरवाइजर के नीचे मजदूरी कर रहे एक बूढ़े इंजीनियर ने एक पाना उठाया और उस कीड़े जैसे दिखने वाले एलियन के सिर पर दे मारा। मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया है। इसके तुरंत बाद पूरी वर्कशॉप में काम कर रहे सभी शुद्ध इंसान बागी हो गए। जिसके हाथ में जो आया उसी से उसने हमला कर दिया। और ठीक उसी वक्त नॉर्थ अमेरिका यूनियन के मिलिट्री कैंप में जिन शुद्ध इंसानों को हमेशा नीचा दिखाया जाता था, उन सैनिकों ने भी अपनी बंदूकें एलियन कमांडरों की तरफ तान दी। लगातार गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। उनकी चीखों में बदला लेने का पक्का इरादा था। देखते ही देखते पूरी धरती बगावत की आग में जल उठी। दुनिया भर के लाइव ब्रॉडकास्ट में सवालों की झड़ी लग गई। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि मुझे सिर्फ दंगे भड़काना आता है, कि मैं बस बड़ी बड़ी बातें करता हूँ और शुद्ध इंसान किसी भी कीमत पर उन एलियंस का मुकाबला नहीं कर सकते।
उन्होंने ताना मारा कि मैं सिर्फ मीटिंग रूम में छिपना जानता हूँ और बहुत जल्द एलियंस की सेना मेरा सिर काट देगी। लेकिन हमारे देश के ऑफिशियल लाइव ब्रॉडकास्ट में माहौल एकदम अलग था। वहाँ लोग मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे और कह रहे थे कि मुझ में सामने खड़े होकर सच बोलने की हिम्मत है। जो लोग पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे वो भी चुप हो गए, क्योंकि नफरत तो वो भी उन एलियन से करते ही थे। बस हालातों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था और मैंने वो कर दिखाया था जो करने की उनमें हिम्मत नहीं थी। उधर मीटिंग रूम में चीफ साइंस ऑफिसर वेल खौफ से चीख रहा था। वो बचे हुए एलियन सैनिकों को मुझ पर हमला करने का आदेश दे रहा था। हालांकि वो एक साइंस ऑफिसर था, लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से उसकी ताकत एक आम इंसान से 2 गुना ज्यादा थी। साथ ही वहाँ कई बड़े एलियन अफसर भी उसकी मदद के लिए तैयार थे। उसे लग रहा था कि सिर्फ एक धोखे से किए गए हमले के दम पर मेरी मौत पक्की है। लेकिन मेरी फुर्ती किसी साई जैसी तेज थी। मेरी काइनेटिक पिस्टल से निकली गोलियों ने सीधा उनके सिर का निशाना लिया। देखते ही देखते फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर जैसे तमाम बड़े अफसर एक एक करके ढेर हो गए। वेल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और आखिरकार वो भी मौत के घाट उतर ही गया। एलियंस का साथ देने वाली गद्दार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलेना घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांगने लगी, लेकिन मैंने बिना किसी रहम के उसे वहीं खत्म कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उन एलियंस का साथ दिया था। इसके बाद मीटिंग रूम में घुसे पूरी तरह से हथियारों से लैस एलियन सैनिकों को मैंने 30 सेकंड से भी कम समय में मार गिराया। मैं खून के तालाब के बीचों बीच खड़ा था और मेरे चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। यह नजारा देखकर ब्लू स्टार की लाइव स्ट्रीम पूरी तरह से पागल हो गई। हर कोई मेरी रफ्तार और मेरी बंदूक की ताकत देखकर दंग था। वो हैरान थे कि आखिर सु वानछिंग ने मुझे ही क्यों चुना। और उधर ड्रैगन देश के एक मीटिंग रूम में अफसर और नेता मेरी फाइल देखकर गहरी उलझन में थे। अनाथ आश्रम में पला बढ़ा, पढ़ाई में एकदम औसत, ना कोई खास बैकग्राउंड और ना ही कोई अनोखा तजुर्बा, लेकिन मेरी शारीरिक ताकत और हथियारों की तकनीक आज के अर्थ एलायंस के स्तर से कहीं ज्यादा आगे थी। किसी को नहीं पता था कि मेरी ये ताकत आखिर आती कहाँ से है। तारों की इस दुनिया में जंग पूरे 1 साल तक चलती रही। ये जंग बहुत ही भयानक थी। एलियंस ताकतवर तो बहुत थे, लेकिन उनका दिमाग एकदम खाली था। एकजुट शुद्ध खून वाले इंसानों के सामने वो लगातार हारते चले गए। मैंने खुद सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किया और हमला बोल दिया और बड़े बड़े मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया। अब मैं उनके लिए जीत का एक प्रतीक बन चुका था, एक ऐसा लीडर जिसके लिए सारे शुद्ध खून वाले इंसान अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार थे। और आखिरकार जंग खत्म हो गई। शुरुआत 8 अरब की आबादी से हुई थी, लेकिन अब सिर्फ 2 अरब शुद्ध खून वाले इंसान ही बचे थे। मेरे 2 अरब भाइयों ने अपनी जान कुर्बान की और 4 अरब एलियंस जलकर राख हो गए। और फिर मैं ह्यूमन फेडरेशन की राजधानी के चौराहे पर खड़ा हुआ और मैंने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। ब्लू स्टार के अलग अलग देशों की लाइव स्ट्रीम में मुझ पर फिर से सवाल उठने लगे। हर कोई मुझे कोस रहा था कि मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। लोगों का कहना था कि सिर्फ 2 अरब की आबादी के साथ विकास करना नामुमकिन है। वो मुझे बिना किसी दूरदृष्टि वाला लीडर बता रहे थे, लेकिन ड्रैगन देश के दर्शकों ने मेरा जमकर बचाव किया। उनका मानना था कि जो 2 अरब लोग बचे हैं वो जंग की आग में तपकर निकले हुए योद्धा हैं जो पूरी तरह से एकजुट हैं। अब हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं थी और आबादी की समस्या भी धीरे धीरे सुलझ ही जाती। लेकिन खुद ह्यूमन फेडरेशन के अंदर से भी बगावत की सुगबुगाहट होने लगी। कुछ बचे हुए इंसान इस जंग को लेकर अफसोस जताने लगे। उनका मानना था कि मेरे तरीके बहुत ही खूंखार और बेरहम थे। 2 अरब लोगों की मौत उनके लिए बहुत बड़ा झटका थी। खुद को समझदार और निष्पक्ष कहने वाले लोग भी अब सामने आने लगे थे। वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि मैं एक अच्छा राजनेता नहीं हूँ, जो सिर्फ ख्याली दुनिया में जीता है और जिसे हकीकत की कोई समझ नहीं है। चारों तरफ से उठते इन सवालों के बीच मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। मैंने ह्यूमन फेडरेशन के सभी नागरिकों के सामने एक गुमनाम सर्वे शुरू करवा दिया। उस सर्वे में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हम युद्ध अपराधी हैं? और इसके जवाब में सिर्फ 2 ही विकल्प थे, हाँ या ना। अपने शुद्ध खून और जंग में दिए गए योगदान का फायदा उठाते हुए कई लोगों ने इस गुमनाम सर्वे की आड़ में अपनी सारी भड़ास निकाल दी। उन्होंने जंग के खूंखार होने की शिकायत की और अपने दोस्तों रिश्तेदारों की मौत का रोना रोया। उन्हें लगा कि मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। नेगेटिव बातों से भरा ये सर्वे बहुत जल्द पूरा हो गया। सिर्फ 2 लाख लोगों का मानना था कि हम युद्ध अपराधी हैं, जबकि बाकी के 199 करोड़ 80 लाख लोग इस बात से सहमत नहीं थे। ये देखकर ब्लू स्टार की लाइव स्ट्रीम में मायूसी छा गई। वो इस सर्वे की सच्चाई पर शक करने लगे और ताने मारने लगे कि सच बोलने की हिम्मत बहुत ही कम लोगों में है। लेकिन अगले ही पल मेरे फैसले ने सबको हिलाकर रख दिया। मैंने उन लोगों की लिस्ट निकाली और उन सबको गिरफ्तार करके मजदूरी के लिए डाल दिया। जंग से गुजरी मेरी सेना की रफ्तार बहुत ही खौफनाक थी। उन्होंने 3 घंटे से भी कम समय में उन 2 लाख लोगों को पकड़ लिया। जिन्होंने भी विरोध किया उन्हें वही मौके पर ही खत्म कर दिया गया।
जो लोग बोलने की आजादी का रोना रो रहे थे और अपने शुद्ध खून का वास्ता दे रहे थे, वो भी मेरी सजा से नहीं बच सके। ये पूरा काम बहुत ही तेजी और बेरहमी से निपटाया गया। ये देखकर लाइव स्ट्रीम में जैसे भूचाल आ गया। अलग अलग देशों के लोग मुझे फंसाने वाला और एक तानाशाह कहकर गालियां देने लगे, लेकिन चीनी दर्शकों ने मेरा बचाव किया। उनका कहना था कि एक सेनापति कभी रहमदिल नहीं हो सकता और मुझ में बहादुरी के साथ साथ कूटनीति भी है। इसके बाद मैं ह्यूमन फेडरेशन की राजधानी के सबसे ऊंचे मंच पर खड़ा हुआ और मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम चालू की। हमारी कौम अब पूरी तरह से शुद्ध है। वो लोग जो खुद को युद्ध अपराधी मानते थे, मैंने तो बस उन्हें उनके पाप धोने का मौका दिया है। मेरी इन बातों ने कई लोगों को अंदर तक हिला कर रख दिया। लोगों ने मेरे तर्क को मानना शुरू कर दिया और तभी मेरे चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। मैंने दस्तावेज ऊपर उठाया और घोषणा की, नए मानव संघ का संविधान अब आधिकारिक रूप से लागू होता है। मानव संघ सर्वोच्च है। हर कानून को इस बुनियादी उसूल का पालन करना ही होगा। मानव संघ के हितों के खिलाफ जाने वाले किसी भी काम को सबसे कड़ी सजा दी जाएगी। मानव संघ को तोड़ने की कोशिश करने वाली हर ताकत को जड़ से मिटा दिया जाएगा। मानव संघ का हित हर चीज से ऊपर है और इसकी शान कभी कम नहीं होगी। मैं यहाँ पवित्र शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मानव संघ की रक्षा करने और इंसानियत की लौ को जलाए रखने के लिए, प्रशांत महासागर की गहराइयों से लेकर आकाशगंगा के छोर तक, आज मैं ये कसम खाता हूँ, मरते दम तक पीछे नहीं हटूंगा। 2 अरब इंसानों की जय जयकार से पूरा आसमान गूंज उठा। ब्लू स्टार के दर्शक मेरे इस जोश से भर गए थे और अचानक उन्हें सु वानचिंग की सभ्यता याद आ गई। उसका नाम भी मानव संघ था। वो मजाक करने लगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैंने मंच के नीचे जोश से भरी भीड़ को देखा और मेरी आवाज और भी बुलंद हो गई। मेरे साथियों, एक लंबी जंग और अनगिनत कुर्बानियों के बाद मानव संघ ने एक बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन ये अंत नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई शुरुआत है। मुझे पता है कि आप सब एक बात को लेकर परेशान हैं। जंग ने इस ग्रह को बुरी तरह तबाह कर दिया है। यहाँ सब कुछ फिर से पटरी पर लाने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। अपने घर को दोबारा बसाने के लिए हमें बहुत पसीना बहाना होगा। क्या आप यही सोच रहे हैं कि आगे चलकर हमें बहुत सी मुश्किलें सहनी होंगी? भीड़ में मौजूद कई लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया। सच में यही उनका सबसे बड़ा डर था। हालांकि हम जंग जीत गए हैं, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी है। पूरी धरती का ढांचा लगभग तबाह हो चुका है। कारखाने, खेत, शहर, हर जगह सिर्फ मलबा ही मलबा है और 2 अरब लोगों को इसी मलबे पर फिर से अपनी दुनिया बसनी है। ये कहना आसान है, करना नहीं। लेकिन मेरी अगली बात ने सबको हैरान कर दिया। मैंने कहा, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी नजरें इन उजड़े हुए शहरों पर मत टिकाओ। अपना सिर उठाओ और हमारे ऊपर इस तारों से भरे आसमान को देखो। इस धरती के पार एक विशाल आकाशगंगा है। अनगिनत तारे, अनगिनत ग्रह और अनगिनत खजाने। शायद अभी वो हमारी पहुंच से बहुत दूर लगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, सिर्फ एक साल के अंदर हम अपने इस ग्रह से अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे। मेरी इस बात ने ब्लू स्टार के लाइव स्ट्रीम में तहलका मचा दिया। हर देश के दर्शक मेरा मजाक उड़ाने लगे कि मैं बड़ी बड़ी हाँक रहा हूँ। उनका मानना था कि सी ग्रेड की सभ्यता 1 साल में अंतरिक्ष की खोज कर ही नहीं सकती। यहाँ तक कि ड्रैगन देश के दर्शकों को भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मेरी आवाज में एक पक्का इरादा था। मैंने ऐलान किया कि धरती के दोबारा बनने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आकाशगंगा ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। 1 साल बाद हम क्षुद्र ग्रहों से खनिज निकालेंगे और दूसरे तारों पर अपनी बस्तियां बसाएंगे। हम अंतरिक्ष में व्यापार करेंगे और आखिर में मैंने अपनी बाहें फैला दी और अपने सभी नागरिकों को पुकारते हुए कहा, धरती तो बस एक शुरुआत है। हमारी असली मंजिल तो तारों का वो विशाल समंदर है। एक दिन ऐसा आएगा जब मानव संघ का झंडा पूरी आकाशगंगा में लहराएगा। 2 अरब लोगों की दहाड़ एक जबरदस्त तूफान में बदल गई। जंग के सारे जख्म और तबाही का वो मंजर सब पीछे छूट गया था। हर एक की आंखों में अंतरिक्ष को छूने की एक न बुझने वाली आग जल उठी थी। अपना भाषण खत्म करने के बाद मैं अपने दफ्तर लौट आया। मैंने तुरंत फोर्थ डिजास्टर सिस्टम चालू किया। स्क्रीन पर मेरी ताकत 5600 पॉइंट दिख रही थी। इवॉल्वर अचीवमेंट खुल चुका था। मैंने अपने ग्रह से सभी बागियों का सफाया कर दिया था। इसके इनाम के तौर पर मुझे 5000 पॉइंट और मिले। मेरा डिजास्टर लेवल और स्टोव दोनों अब लेवल 2 पर पहुंच गए थे। इसके अलावा लेवल की चीजों पर 50% की छूट भी थी। मेरी आंखों में एक चमक सी आ गई। मैंने तुरंत साइंस शिप, कॉर्वेट और कंस्ट्रक्शन शिप के ब्लूप्रिंट रीडिंग कर लिए। हर एक में 500 पॉइंट लगे। अब मेरे पास 4138 पॉइंट बचे थे। उन तीनों ब्लूप्रिंट्स की जानकारी पल भर में मेरे दिमाग में छप गई। साइंस शिप का काम अनजान गैलेक्सी खोजना और अजीब चीजों को स्कैन करना है। ये किसी भी सभ्यता का अंतरिक्ष की ओर पहला कदम होता है। कॉर्वेट सबसे बेसिक लड़ाकू जहाज है। हालांकि इसकी मारक क्षमता और बचाव कोई खास नहीं होते, लेकिन इसे बनाना बहुत सस्ता पड़ता है और यह जल्दी भी बन जाता है।
अब बात करें कंस्ट्रक्शन शिप की, तो यह माइनिंग और रिसर्च स्टेशन बनाने के लिए एकदम जरूरी है। स्टेलारिस गेम में शुरुआत के लिए ये तीनों चीजें बहुत अहम हैं। अगर यह सी क्लास सभ्यता ना होती तो गेम के शुरू में ही ये सब मुझे मिल गए होते, जैसे सू वानकिंग की एस क्लास सभ्यता में पक्का स्टारबेस जैसी चीजें शुरू से ही मिली होंगी। रही बात जीन टेम्पलेट की, मैंने उस पर एक नजर डाली पर अभी उसे नहीं खरीदा। अब ये ह्यूमन कॉमनवेल्थ की हालत बहुत खस्ता है, पूरी आबादी का जेनेटिक बदलाव करने की तो हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। मेरी नजर नई आई हुई चीजों पर पड़ी। ब्लू लेजर एमीटर का ब्लूप्रिंट, कीमत 500 पॉइंट। रेड लेजर से कहीं ज्यादा ताकतवर एक मॉडर्न हथियार, किसी भी जिंदा जीव के लिए इस वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखने में नीले या बैंगनी रंग का लगता है। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। लगभग हर नया खिलाड़ी रेड लेजर से ही शुरुआत करता है। ब्लू लेजर तक पहुंचने में बिना 10-15 साल के तो कोई सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि शुरू में रिसर्च की स्पीड बहुत कम होती है। टेक्नोलॉजी कछुए की चाल से बढ़ती है, पर मैं अब सीधे रेड लेजर वाले फेज को ही पार कर सकता हूँ। रिसर्च स्पीड 20% बढ़ाने के लिए 1000 थ्रेड पॉइंट लगेंगे। जहाज बनाने की स्पीड 20% बढ़ाने के लिए भी 1000 पॉइंट लगेंगे। ये दोनों तो मुझे हर हाल में चाहिए। रिसर्च स्पीड 20% बढ़ने का मतलब है कि हर नई टेक्नोलॉजी खोजने का समय 1/5 कम हो जाएगा, और जहाज बनाने की स्पीड 20% बढ़ने का मतलब है कि उतने ही समय में मैं और ज्यादा युद्धपोत बना पाऊंगा। यहाँ वक्त ही तो सब कुछ है। रिडीम सफल होने की आवाज के साथ ही इस बार मेरे 2500 थ्रेड पॉइंट खर्च हो गए। अब मेरे पास 1600 पॉइंट बचे थे। तभी मैंने बड़ी हैरानी और खुशी से देखा कि लेवल 2 के डिजास्टर स्टोर में एक नया फीचर खुल गया है। अब मैं थ्रेड पॉइंट से रिसोर्स ले सकता था। एक पॉइंट में 100 यूनिट अलॉय, एक पॉइंट में 200 एनर्जी कॉइन, एक पॉइंट में 300 यूनिट मिनरल और एक पॉइंट में 500 यूनिट खाना। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी रिसोर्स मैं लूंगा वो बिना किसी शक के गेम में आ जाएंगे। मेरी तो आंखें ही चमक उठी। भाई, ये फीचर तो किसी जादू से कम नहीं है। इस गेम की जान ही तो ये रिसोर्स है। ये जहाज और इमारतें बनाने के काम आते हैं, जो फौज और तरक्की की असली धड़कन है। एनर्जी कॉइन हर जगह चलते हैं। मेंटेनेंस हो या कोई सौदा, हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है। मिनरल सबसे बेसिक चीज है जिससे अलॉय और रोजमर्रा का सामान बनता है। खाने से ये तय होता है कि आबादी कितनी तेजी से बढ़ेगी। और सिस्टम का कहना है कि ये सारे रिसोर्स एकदम नेचुरल तरीके से मिलेंगे, मतलब हवा में से जादू की तरह नहीं टपकेंगे। हो सकता है किसी साइंटिस्ट के दिमाग की बत्ती जल जाए और वो चीजें पिघलाने की कोई नई तकनीक निकाल ले, या फिर किसी खोजबीन करने वाली टीम को अचानक खदानों का कोई बहुत बड़ा भंडार मिल जाए, या खेती की किसी नई तकनीक से अचानक अनाज की पैदावार दोगुनी हो जाए। इस तरह अगर गेम की लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही हो तो किसी को रत्ती भर भी शक नहीं होगा। मैंने कुछ पल सोचा और अपना फैसला कर लिया। अलॉय सबसे ज्यादा जरूरी है। युद्धपोत बनाने के लिए ढेर सारा अलॉय चाहिए, और अलॉय बनाने के लिए मिनरल को पिघलाना पड़ता है। सी ग्रेड सभ्यता की धातु पिघलाने की तकनीक बहुत ही पिछड़ी हुई है। इसकी रफ्तार तो रोने लायक है, लेकिन मिश्र धातु बदलते वक्त सिस्टम उसके साथ साथ धातु पिघलाने की नई तकनीक भी इनाम में दे देगा। असल में यही सबसे कीमती चीज है। एक बार ये नई तकनीक हाथ लग जाए ना, तो आगे चलकर मिश्र धातु बनाने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। आधी रात के वक्त ज्यादातर दर्शक सोने जा चुके थे। आखिर वो 24 घंटे तो लाइव स्ट्रीम से चिपके नहीं रह सकते ना। वैसे भी इस नेशनल डेस्टिनी गेम का लाइव स्ट्रीम हमेशा रियल टाइम नहीं होता, बल्कि सिर्फ खास पलों को ही दिखाया जाता है। खाने पीने और रोजमर्रा के छोटे मोटे काम इसमें नहीं दिखाए जाते, और भला उन्हें देखेगा भी कौन। और तो और, जहाँ किसी की प्राइवेसी या कोई खुफिया बात आती है, वहाँ लाइव सिस्टम उसे अपने आप सेंसर कर देता है। ब्लू स्टार का एक दिन अंतरिक्ष के 1 साल के बराबर होता है। जब अगले दिन की सुबह हुई, रात भर जाकर स्ट्रीम देखने वाला एक दर्शक अचानक अपने बिस्तर से उछल पड़ा। अरे बाप रे, जल्दी से लिन मोहन का लाइव स्ट्रीम देखो। उसने सिर्फ 6 महीने के अंदर ही एक रिसर्च शिप बना डाला। इस खबर ने देखते ही देखते पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। इसी बीच जब हर कोई पायनियर शिप की पहली उड़ान का जश्न मना रहा था, मैंने अचानक ऐलान कर दिया कि इस पहली उड़ान पर मैं खुद जाऊंगा। मेरे इतना कहते ही वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। चीफ साइंटिस्ट और बाकी सभी अफसर मुझे रोकने की कोशिश करने लगे। उनका कहना था कि इस रिसर्च शिप के सफर में कई अनजाने खतरे हो सकते हैं, और एक लीडर होने के नाते मुझे अपनी जान जोखिम में बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने डंके की चोट पर कहा कि एक लीडर होने के नाते मुझे सबसे आगे रहकर मिसाल पेश करनी होगी, तभी लोगों का भरोसा जीतेगा कि इंसान अपने ग्रह की सीमाएं लंघ सकता है। कमांड सेंटर पर उल्टी गिनती खत्म हुई। पायनियर के इंजन से एक तेज नीली रोशनी भड़की और वो सीधा आसमान चीरता हुआ ऊपर निकल गया। इस एक पल के साथ चौथी आपदा ने आधिकारिक तौर पर अंतरिक्ष के इस महामंच पर कदम रख दिया था। अभी पायनियर एक सुनहरी लकीर की तरह आसमान को चीरते हुए ऊपर गया।
वायुमंडल को पार करके हम अंतरिक्ष में पहुंच चुके थे। मैं खिड़की के पास खड़ा इस विशाल और अनंत तारों वाले आसमान को देख रहा था। मेरे पीछे नीली पृथ्वी धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। मेरे सामने सिर्फ अंतहीन अंधेरा और अनगिनत तारे थे। पिछले जन्म में मैं बस एक स्क्रीन के जरिए इस आकाशगंगा को निहारा करता था, लेकिन आज मैं सच में यहाँ हूँ। मेरी आंखें खुशी से चमक रही थी। लीडर, सभी सिस्टम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। पायनियर की ये पहली उड़ान पूरी तरह से सफल रही। कम्युनिकेटर से आ रही ग्राउंड कमांड सेंटर की आवाज खुशी के मारे कांप रही थी। मैंने उन्हें बहुत ही शांत लहजे में जवाब दिया और फिर पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि मानव संघ ने आधिकारिक रूप से अंतरिक्ष युग में कदम रख दिया है। ये सुनते ही पूरी पृथ्वी खुशी से झूम उठी। उनकी तालियों की गूंज मानो अंतरिक्ष तक पहुंच रही थी। ड्रैगन देश का लाइव स्ट्रीम तो जैसे खुशी के मारे फट पड़ा। सारे दर्शक हैरान थे। सिर्फ 6 महीने का वक्त और मैंने मानव संघ को एक सी ग्रेड सभ्यता से उठाकर अंतरिक्ष में सफर करने के काबिल बना दिया था। हम उन बाकी देशों से कहीं आगे निकल चुके थे जो अभी भी जमीन पर ही हाथ पैर मार रहे थे। अब सबको बस इसी बात का इंतजार था कि मैं कब इस ग्रेड सभ्यता वाली सु वानचिंग से जाकर मिलूंगा और ड्रैगन देश की ताकत को और बढ़ाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ सकुरा देश, कोरिया और अमेरिका के लाइव स्ट्रीम में एकदम मुर्दा शांति छाई हुई थी। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन इस सच को कोई झुठला भी तो नहीं सकता था। मैंने पायनियर को पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगवाया और उसे न्यू पोर्ट पर बड़े आराम से लैंड कर दिया। जैसे ही जहाज का दरवाजा खुला, वहाँ मौजूद भीड़ की जोरदार चीख पुकार मेरे कानों में गूंज उठी। फिर मैंने लाउड स्पीकर उठाया और अपने देशवासियों का जोश बढ़ाते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है। हम नई आकाशगंगाओं की खोज के लिए और भी रिसर्च शिप बनाएंगे, अपने घर की हिफाजत के लिए लड़ाकू जहाज बनाएंगे और संसाधन जुटाने के लिए माइनिंग शिप उतारेंगे। मानव संघ का ये महासफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। और उसी पल सिस्टम ने मेरी आपदा अचीवमेंट को अपडेट कर दिया, क्योंकि मैंने पहली बार एक जहाज को अपने ग्रह से बाहर निकाला था। मुझे 1000 पावर पॉइंट्स का इनाम मिला। मेरे दिल में बस एक ही बात चल रही थी कि इस आकाशगंगा को बचाना अब बहुत जरूरी हो गया है। अगले 6 महीनों तक हमें मिले कई सारे बोनस और संसाधनों की मदद से मानव महासंघ के शिपयार्ड पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। रिसर्च शिप, युद्धपोत और इंजीनियरिंग जहाज एक के बाद एक लॉन्च हो रहे हैं। सपोर्टिंग तकनीक में तेजी से हुए इस सुधार को देखकर ब्लू स्टार के दर्शक पूरी तरह से हैरान रह गए। पायनियर नाम का एक रिसर्च शिप अपनी पहली उड़ान के अगले ही दिन नई खोज के लिए निकल पड़ा। 6 महीने बाद एक बहुत बड़ी खबर आई। लीडर को रिपोर्ट करें, एक पृथ्वी जैसे खनिज ग्रह की खोज हुई है। वहाँ दुर्लभ खनिजों का भंडार हमारी पृथ्वी से 10 गुना से भी ज्यादा है। भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे बहुत ही साधारण सा नाम दिया गया है, माइनस्टार 1। ये दूरदर्शिता की मिसाल थी। लेकिन जैसे ही लोग इस खबर से जश्न मना रहे थे, पायनियर से एक और बड़ी खबर आई। माइनस्टार पर बुद्धिमान जीवों के होने के संकेत मिले हैं। मैंने उस फुटेज को पूरी दुनिया में लाइव ब्रॉडकास्ट करने का आदेश दिया। ब्लू स्टार के सभी देश तरह तरह के अंदाजे लगाने लगे। कुछ लोगों को दूसरी सभ्यताओं के साथ हुए खौफनाक हादसों की याद आ गई, तो कुछ दुष्ट लोग हमारे तबाह होने की दुआ करने लगे। जैसे ही कैमरा जूम हुआ, उन बुद्धिमान जीवों का असली चेहरा सबके सामने आ गया। उनका शरीर इंसानों जैसा ही था, लेकिन वो दरारों से भरी चट्टानों से बना था, बेहद बदसूरत और खौफनाक। उन्हें देखते ही पूरे मानव महासंघ में गुस्से की लहर दौड़ गई। ब्लू स्टार का लाइव चैट रूम तुरंत सवालों और बहसों से भर गया। अरे बाप रे, क्या ये स्टिक नेशन के बी लेवल खिलाड़ी डागेन की स्टोनमैन प्रजाति नहीं है? माना कि उसने युद्धपोत नहीं बनाए हैं, लेकिन इन स्टोनमैन की जमीनी लड़ाई की ताकत गजब की है। इनके पास बेहिसाब ताकत है और ये अपनी चोटों को तेजी से ठीक भी कर सकते हैं। आम बंदूकों का घाव तो कुछ ही सेकंड में भर जाता है। ये साले पैदाइशी युद्ध की मशीनें हैं। उधर स्टिक नेशन के लाइव चैट में तो जश्न का माहौल था। सबके सब हम पर हंस रहे थे। ड्रैगन नेशन को माइनस्टार चाहिए? सपने देखते रहो, ऐसा कभी नहीं होगा। जमीनी जंग तो सेना लड़ती है। तुम कमजोर इंसान हमारे स्टोनमैन के सामने टिक ही नहीं सकते। तुम्हें हार माननी ही पड़ेगी। ड्रैगन नेशन के लाइव चैट में भी बहुत से लोग डरे हुए थे। ये दुश्मन बहुत खतरनाक है। जमीनी लड़ाई में हमारे सैनिकों की बहुत जान जाएगी। हमारी 2 अरब की आबादी इतना भारी नुकसान नहीं झेल सकती। तभी नए ग्रैंड मार्शल ने होलोग्राम चालू किया। लीडर, स्टोनमैन की गिनती लगभग 5 अरब है। इनकी तकनीक पुरानी है, लेकिन शारीरिक ताकत बेजोड़ है। इनके तेजी से ठीक होने की क्षमता एक बहुत बड़ी मुसीबत है। जमीनी हमले में हमें भारी नुकसान होगा। मेरी सलाह है कि हम खास जमीनी हथियार बनाएं, जिसमें 3 से 6 महीने का समय लगेगा। स्टेलर वर्ल्ड, मानव महासंघ की राजधानी। मैंने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए कैबिनेट की बैठक का पूरी दुनिया में लाइव ब्रॉडकास्ट करवा दिया। मैं मीटिंग रूम के बीचों बीच खड़ा था। मेरी आवाज शांत लेकिन बहुत दमदार थी। मेरे साथियों, हमने जिस माइंड स्टार की खोज की है, वहाँ खौफनाक और बदसूरत एलियंस रहते हैं।
लेकिन हिम्मत मत हारो, इस आकाशगंगा में कहीं न कहीं दूसरी इंसानी सभ्यताएं भी जरूर होंगी। हो सकता है कि वे जुल्म सह रहे हों, उन्हें गुलाम बना लिया गया हो और वो हमारी मदद का इंतजार कर रहे हों। ये आकाशगंगा पूरी तरह से सड़ चुकी है, हमें इन दुष्टों का सफाया करना ही होगा। अपने इंसानी भाइयों की रक्षा करो और इंसानियत का परचम पूरी आकाशगंगा में लहरा दो। मेरी बात खत्म होते ही मैंने जोर से ऐलान किया, माइंडस्टार 1 के सफाई का मिशन अब शुरू किया जाता है। पूरे मानव महासंघ में जोश की लहर दौड़ गई। अनगिनत लोग खुद आगे आकर जंग में लड़ने के लिए तैयार हो गए। कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने भी मेरा साथ दिया, लेकिन मैंने उन्हें हाथ हिलाकर रोक दिया। मेरी आवाज बेहद गंभीर और पक्की थी। हमें सिर्फ नुकसान को कम नहीं करना है, इस बार मुझे 0 कैजुअल्टी चाहिए। हमारा एक भी जवान नहीं मरना चाहिए। मीटिंग रूम में अचानक सन्नाटा छा गया। ग्रैंड मार्शल ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, लीडर, ऐसा होना तो लगभग नामुमकिन है। माइंडस्टार पर कब्जा करने के लिए हमें जमीनी सेना भेजनी होगी और वहाँ खून तो बहेगा ही। बाकी मंत्रियों ने भी मुझे समझाने की कोशिश की। सबको लगा कि मेरी ये बात सिर्फ एक सपना है। ब्लू स्टार के लाइव चैट में स्टिक नेशन के लोग पागलों की तरह मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मैं दिन में सपने देख रहा हूँ। ड्रैगन नेशन के दर्शकों को भी लगा कि 0 कैजुअल्टी की बात नामुमकिन है। लेकिन जब सब लोग मुझ पर शक कर रहे थे, मैंने धीरे से कहना शुरू किया। मेरी आवाज में एक सवालिया अंदाज था। किसने कहा कि मैं अपनी थल सेना भेजने वाला हूँ? मेरी इस बात ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। सेनापति ने तुरंत उलझन में आकर सवाल पूछा और जब मैंने उन्हें बताया कि हम रक्षक जहाजों का इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने घबराकर मुझे रोकने की कोशिश की और साफ साफ कहा कि इन रक्षक जहाजों की मारक क्षमता भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन उन 50 अरब वॉरहेड लोगों को खत्म करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी। इससे हमारी रसद पर भारी दबाव पड़ेगा और उन पत्थर के लोगों के पास खुद को ठीक करने की ताकत है। ऐसे में जहाजों से गोलाबारी करना बिल्कुल बेअसर रहेगा। और उसी वक्त ब्लू स्टार पर कोरिया की लाइव स्ट्रीम में मेरा प्लान सुनकर दर्शक जोर जोर से हंसने लगे। वे मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मैं ख्याली पुलाव पका रहा हूँ और उन्हें पूरा यकीन था कि रक्षक जहाजों के हमले उन पत्थर के लोगों की खुद को ठीक करने की ताकत के आगे टिक नहीं पाएंगे। वे ताना मार रहे थे कि आखिर में हमारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और हम भाग भी नहीं पाएंगे। वे डींगे हाँक रहे थे कि जमीनी जंग में उनके पत्थर के लोग अजेय हैं। वहीं स्टेलरिस दुनिया के उस मीटिंग रूम में मैंने सेनापति के शक को बीच में ही काटते हुए साफ कहा कि हमें उन 50 अरब वॉरहेड लोगों को पूरी तरह खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस उन पर तब तक बमबारी करनी है जब तक कि वे पलटवार करने के लायक न बचे। इसके बाद मैंने माइनिंग स्टार 1 का होलोग्राफिक नक्शा निकाला और अपने जहाजों को आदेश दिया कि वे अपना पूरा जोर उन पत्थर के लोगों के सैन्य ठिकानों, बिजली घरों, रिसर्च सेंटर्स और रिहायशी इलाकों पर लगा दे और अंतरिक्ष की कक्षा से ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दे। उनकी पूरी सभ्यता की नींव को नेस्तनाबूद कर दो। मैंने साफ साफ कहा कि जब ये पत्थर के लोग अपना सब कुछ खो देंगे तो वे बस हिलने डुलने वाले पत्थरों के ढेर बनकर रह जाएंगे। फिर मैंने पूरी गंभीरता के साथ इस बात पर जोर दिया कि कोई भी कदम उठाने से पहले हमें अपने लक्ष्य की सही पहचान करनी आनी चाहिए। मैंने सबसे पलटकर पूछा कि आखिर इन पत्थर के लोगों की असलियत क्या है। जब सेनापति ने जवाब में कहा पत्थर के लोग, तो मैंने पूरे विश्वास के साथ उनकी बात को सही करते हुए कहा, ये खुद को इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। ये तो बस खुद ब खुद जुड़ने वाले कुछ खास और दुर्लभ खनिज हैं। ये तो बनी बनाई खनिज निकालने की मशीनें हैं। 50 अरब वॉरहेड लोग मतलब 50 अरब यूनिट दुर्लभ खनिज। इस माइनिंग स्टार की असली कीमत यही है। मेरी ये बातें सुनकर कैबिनेट के सभी सदस्य सन्न रह गए। सेनापति को भी पूरी बात एकदम शीशे की तरह साफ हो गई। उधर लाइव स्ट्रीम में ड्रैगन देश के दर्शक खुशी से पागल हो गए। वे मेरे इस हैरतअंगेज दिमाग की तारीफों के पुल बांधने लगे कि मेरे पैतरे कितने शानदार हैं और ये तो दुश्मनों के लिए किसी एक तरफा तबाही की तरह है। और वहीं कोरिया के दर्शकों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे गुस्से से आग बबूला होकर मुझे युद्ध अपराधी कहने लगे और मुझ पर इंसानियत के दुश्मन होने का ठप्पा लगाने लगे। लेकिन ड्रैगन देश के दर्शकों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और दो टूक कहा कि खदान में खुदाई करते वक्त कैसी इंसानियत। कोरिया की उन गीदड़ भभकियों को ड्रैगन देश के दर्शकों ने पूरी तरह से हवा में उड़ा दिया और फिर तुरंत ही माइनिंग स्टार 1 के खिलाफ हमारा मिशन शुरू हो गया। 10 रक्षक जहाज और 3 इंजीनियरिंग जहाज हमारे पायनियर जहाज की अगुवाई में माइनिंग स्टार की कक्षा में पहुंच गए। 3 महीने बाद हमारे इंजीनियरिंग जहाज दुर्लभ खनिजों की पहली खेप लेकर वापस लौटे। इन्हें हमारे जहाजों के कवच के लिए नए बेहतरीन पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। मैं इससे बेहद खुश था। और ठीक उसी वक्त मेरे सिस्टम की आवाज गूंजी, क्राइसिस अचीवमेंट पूरा हुआ। मेरा खौफ और दबदबा आसमान छूने लगा। मेरी क्राइसिस रैंक और स्टो दोनों बढ़कर लेवल 3 पर पहुंच गए। लेवल 1 के स्टो के सामान अब आधी कीमत पर मिल रहे थे और रिफ्रेश का नया विकल्प भी खुल गया था। मैंने बिना देरी किए लेवल 3 का स्टो खोला। मेरी नजर सीधे 5000 दबदबा पॉइंट्स में मिल रहे स्टारबेस के ब्लूप्रिंट पर जाकर टिक गई।
ये ऐसी चीज थी जो सिर्फ एस क्लास की सभ्यताओं के पास ही होती है। ये एक सप्लाई बेस, शिपयार्ड और रिसर्च सेंटर तीनों का काम कर सकता था, जो हमारे इंसानी महासंघ को सितारों की दुनिया में छा जाने में मदद करेगा। मैंने बिना एक पल सोचे उसे तुरंत खरीद लिया। मेरी आंखों में एक पक्का इरादा था। अब वक्त आ गया था कि हम पूरी आकाशगंगा में अपने इंसानी महासंघ का झंडा गाड़ दे। स्टारबेस का ब्लूप्रिंट हासिल करने के बाद मैंने फॉरेन लेवल 3 के क्राइसिस स्टो को खंगालना शुरू कर दिया। उस स्टो में डिसेप्टर कैनन तकनीक, आयन तोपखाने, क्रूजर जहाजों के ब्लूप्रिंट जैसे कई शानदार हथियार और नई तकनीकें सजी हुई थी। वहाँ की लगभग हर खास चीज की कीमत 1000 दबदबा पॉइंट्स थी, जबकि क्रूजर जहाज के ब्लूप्रिंट के लिए 5000 पॉइंट्स चाहिए थे। लेकिन मेरी निगाहें अचानक डिसेप्टर कैनन की तकनीक पर जाकर टिक गई। इस नए गेम के आखिरी पड़ाव का ये सबसे घातक हथियार अणुओं के बंधन को तोड़ने वाली बेहद शक्तिशाली किरणें दाग सकता था, जो शील्ड्स और आर्मर को पार करके दुश्मनों पर सीधा और विनाशकारी हमला कर सकती है। शुरुआती दौर के लिए ये किसी अजेय हथियार से कम नहीं है। इसलिए मैंने बिना एक पल सोचे डिसेप्टर कैनन तकनीक को अनलॉक कर लिया। आयन कैनन टरेट के ब्लूप्रिंट और 30% तेज रिसर्च स्पीड पर मेरे 3000 पावर पॉइंट्स खर्च हुए। फिर भी मेरे पास 3200 पॉइंट्स बचे थे। इसके बाद मैंने अपना ध्यान लेवल 1 के एवोल्यूशन की ओर लगाया। मैंने 250 पॉइंट्स खर्च करके स्पीशीज जीन टेम्पलेट लिया, जिससे मानव संघ के जीन असेंशन का रास्ता खुल गया। बाकी की आर्मर और शील्ड तकनीकों को मैंने फिलहाल छोड़ दिया। मेरा हमेशा से यही मानना है कि शुरुआत में बेहतरीन हमला ही सबसे अच्छी सुरक्षा है, और किसी भी अचानक आने वाली मुसीबत से निपटने के लिए हमारे पास कुछ ताकत बची रहनी चाहिए। ये पॉइंट्स खर्च करने के बाद मानव संघ में निर्माण का काम जोरों शोरों से शुरू हो गया। हमारे पहले स्टारबेस का निर्माण भी शुरू कर दिया गया। हमारी गैलेक्सी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हमने सबसे पहले आयन कैनन टरेट्स को तैनात किया। वहीं हमारी रिसर्च टीम ने रिसर्च स्पीड के बूस्ट का फायदा उठाते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी इस जटिल डिसेप्टर कैनन तकनीक को समझने में। इसके साथ ही नए कॉर्वेट जहाजों के ब्लूप्रिंट में भी बदलाव किए गए, ताकि उन सभी में डिसेप्टर कैनन फिट की जा सके। माइनिंग प्लेनेट 1 से लगातार आ रहे दुर्लभ खनिजों और सिस्टम के सपोर्ट की बदौलत हमारे सभी प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही समय बाद चीफ साइंटिस्ट लियांग बिंग ने मुझे रिपोर्ट दी। रिसर्च टीम ने माइनिंग प्लेनेट 1 के उन रिकवरी वाले दुर्लभ खनिजों का इस्तेमाल हमारे जंगी जहाजों पर कर लिया था, और एक ऐसा रीजेनरेटिव आर्मर तैयार कर लिया था जो खुद ब खुद ठीक हो सकता था। इससे हमारी फ्लीट की युद्ध लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ गई, लेकिन साथ ही वो थोड़ी परेशान भी थी। माइनिंग प्लेनेट की उस घटना के बाद से कई लोग इंसानों की शारीरिक ताकत पर सवाल उठा रहे थे। उन्हें डर था कि एलियंस के साथ आमने सामने की लड़ाई में हम इंसान टिक नहीं पाएंगे। मैंने बिना देर किए अपने जीन एसेंशन प्लान की घोषणा कर दी। मैंने कहा कि हम इंसानी जीन लॉक को तोड़ेंगे और बिना किसी एलियन जीन की मिलावट के 100% शुद्ध इंसानी खून के साथ अपना जेनेटिक इवोल्यूशन करेंगे। मेरी इस साफ और सख्त शर्त ने म्यूटेशन को लेकर लियांग बिंग के मन में चल रहे सारे डर को खत्म कर दिया। लियांग बिंग ने उसी वक्त इस रिसर्च की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। हमारी इस पूरी बातचीत का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जिससे दुनिया भर के देशों में हलचल मच गई। सकुरा देश और लाइट हाउस देश जैसे कई देशों ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि शुद्ध इंसानी जीन किसी कचरे से कम नहीं है और एलियन जीन मिलाए बिना इवोल्यूशन करना बिल्कुल नामुमकिन है। वे बस मेरे हारने का तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। उधर मानव संघ की राजधानी में लियांग बिंग ने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ मेरे ऑफिस का दरवाजा खटखटाया और सीधे कहा कि वो मेरे जीन का सैंपल लेकर उस पर रिसर्च करना चाहती है, ताकि इंसानी जीन लॉक को तोड़ा जा सके। उसने बहुत पहले ही इस बात पर गौर कर लिया था कि 1 साल पहले हुए युद्ध में मेरी ताकत किसी भी आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जब मैंने मुस्कुराते हुए ये सच मान लिया कि मैं बहुत पहले ही अपनी इच्छा शक्ति से अपना जीन लॉक तोड़ चुका हूँ। हालांकि मेरा ये तरीका कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता था, फिर भी मैंने उसे अपना जीन सैंपल लेने की इजाजत दे दी। मेरी बस यही चाहत थी कि शायद इस रिसर्च से मैं अपनी ही ताकतों की हदों को पार कर सकूं। इसके बाद लियांग बिंग और उसकी रिसर्च टीम ने मेरे जीन सैंपल की गहराई से जांच की और वे ये देखकर हैरान रह गए कि उसमें एक खास तरह का मार्कर छिपा था, बिल्कुल इंसानी जीन के बंद दरवाजे को खोलने वाली चाबी की तरह। इसी चाबी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पहली पीढ़ी का जीन एनहेंसमेंट सीरम तैयार कर लिया। अब हमें किसी एलियन जीन की मिलावट की जरूरत नहीं थी। अब इंसान खुद की ताकत से अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा सकता था। दसियों हजार छोटे छोटे टेस्ट करने के बाद जब ये सीरम वॉलंटियर्स को लगाया गया तो उनकी शारीरिक ताकत आमतौर पर 5 से 8 गुना तक बढ़ गई, और जो पहले से मजबूत थे उनकी ताकत तो 10 गुना तक बढ़ गई। और सबसे अच्छी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं था। मैंने तुरंत पूरी दुनिया के सामने लाइव आने का फैसला किया। मैंने कहा कि मैं और लियांग बिंग खुद मिसाल पेश करेंगे और सबसे पहले ये सीरम अपने शरीर में इंजेक्ट करेंगे और फिर पूरी दुनिया में इसके लिए खास जीन क्लिनिक खोले जाएंगे।
लाइव टेलीकास्ट के दिन मानव संघ के सेंट्रल स्क्वायर पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ब्लू स्टार के सभी सर्वाइवल गेम के खिलाड़ियों और दर्शकों ने एक साथ इस ऐतिहासिक पल को देखा। मैंने स्टेज पर खड़े होकर पूरे गर्व के साथ ऐलान किया, अब इंसान अपने इवोल्यूशन का रास्ता खुद तय करेगा। हमें किसी एलियन जीन की गंदगी की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने सबसे पहले सीरम का एक कस्टमाइज्ड डोज खुद को लगा लिया। कुछ ही सेकंड्स के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे अपनी रगों में एक खौलती हुई बेहिसाब ताकत दौड़ती हुई महसूस हुई। ताकत 20 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और तभी लियांग बिंग ने भी वो सीरम लगा लिया। हालांकि उसका असर मुझ जितना तेज नहीं था, लेकिन उसकी ताकत भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में कोरिया और जापान जैसे देशों के दर्शक अपनी हार न मानते हुए लगातार सवाल उठा रहे थे। उन्हें डर था कि सालों से एलियन जीन्स पर भरोसा करने का उनका फैसला कहीं एक मजाक बनकर न रह जाए। उनके इन सवालों पर मैंने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, असली सच देखने का वक्त आ गया है। हमारी रिसर्च टीम में 2 अलग अलग रास्ते चुने गए थे। एक था नोमा का रास्ता जो रोबोटिक्स और मीका बनाने पर था, और अब लियांग बिंग ने हत्थे ही नोमा के सबसे नए रोबोट से लड़ेगी, वो भी इसी स्टेज पर जिसे अब एक अखाड़े में बदल दिया गया है। हम अपनी ताकत से इस जीन सीरम का जादू साबित करेंगे। मेरी बात खत्म होते ही पूरे स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इंसानी इतिहास में दर्ज होने वाली ये महालड़ाई अब शुरू होने वाली थी। मेरे इतना कहते ही दुनिया भर के देशों से फिर से सवालों की बौछार होने लगी। लियांग बिंग को बिना हथियार के रोबोट से लड़ाना, क्या ये कोई मजाक है? ये पक्का कोई नाटक चल रहा है। उस रोबोट का मटेरियल जरूर बहुत घटिया होगा। अगर वो जीत भी गई तो भी इससे कुछ साबित नहीं होता। ये बस यही बताएगा कि रोबोट ही बकवास था। असल में वो लोग सवाल उठाकर बस अपनी घबराहट छुपा रहे थे, वरना उन्हें मानना पड़ता कि उनके सालों के फैसले बस एक मजाक थे। स्टार वर्ल्ड के सेंट्रल स्क्वायर पर अखाड़े के एक तरफ से 5 मीटर ऊंचा एक विशाल रोबोट धीरे धीरे ऊपर उठा। उसकी सिल्वर ग्रे रंग की रीजेनरेटिव अलॉय वाली बॉडी चमक रही थी। इसे रिसर्च डिपार्टमेंट के वाइस डायरेक्टर नोमा ने डिजाइन किया था। हालांकि वो इंसानी ताकत को मानते थे, लेकिन उन्हें रोबोटिक्स बनाने का एक अलग ही जुनून था। उनका मानना था कि रोबोट्स से बेहतर कुछ नहीं। उस मशीन के दोनों कंधों पर खतरनाक काइनेटिक तोपें लगी थी। एक हाथ में स्पेशल अलॉय से बनी एक भारी तलवार थी और दूसरे हाथ में एक खूंखार काली बंदूक। उसकी ताकत का कोई जवाब नहीं था, और उस रोबोट की असली ताकत साबित करने के लिए एक डेमो टेस्ट भी शुरू किया गया। एक कार्गो शिप से माइन स्टार 1 से पकड़ा गया। एक जिंदा रॉक मॉन्स्टर नीचे गिराया गया। वो अपनी जंजीरें तोड़कर सीधे मेरी तरफ झपटा, लेकिन नोमा के रोबोट ने एक ही वार में उसे अनगिनत टुकड़ों में काट डाला। भले ही उस मॉन्स्टर के पास खुद को जोड़ने की ताकत थी, फिर भी वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। ये खौफनाक नजारा देखकर ह्यूमन फेडरेशन के दर्शक खुशी से उछल पड़े। हमारे ड्रैगन देश के दर्शकों ने तो कमेंट्स की झड़ी लगा दी, और पहले जो विदेशी दर्शक सवाल उठा रहे थे उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। ये डेमो यहीं खत्म हुआ। अब असली लड़ाई शुरू हुई। नोमा की आवाज रोबोट के स्पीकर से गूंजी, मैं पूरी ताकत से हमला करूंगा ताकि मुकाबला एकदम बराबरी का हो। लियांग बिंग थोड़ी हैरान जरूर थी, लेकिन फिर भी वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी। रोबोट अचानक एक्टिवेट हुआ और वो 5 मीटर का विशाल शरीर हैरतअंगेज रफ्तार से लियांग बिंग की तरफ दौड़ा। उसकी भारी तलवार हवा चीरते हुए नीचे आई और अखाड़े के फर्श पर एक गहरा गड्ढा बन गया। लियांग बिंग की आंखें फटी की फटी रह गई। वो तेजी से पीछे हटी। उसके शरीर में जीन सीरम का असर और तेज होने लगा था। उसकी सोई हुई ताकत जाग रही थी। नोमा ने जब देखा कि उसके वार खाली जा रहे हैं तो उसने हथियार बदल लिए और अपनी तोपों से गोलियों की बारिश कर दी। लेकिन लियांग बिंग ने हर हमले का अंदाजा पहले ही लगा लिया और बड़ी फुर्ती से सब चकमा दे दिया। और तभी लियांग बिंग ने बिजली की रफ्तार से रोबोट के पैर पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। उस भयानक मुक्के से वो विशाल रोबोट कई मीटर पीछे खिसक गया और उसके मजबूत मेटल पर एक गहरा डेंट पड़ गया। नोमा ने तुरंत अपने कंधों की तोपें चालू की, पर लियांग बिंग ने झुककर उन्हें भी चकमा दे दिया और मौका पाते ही वो उसके पीछे पहुंची और 10 गुना ताकत के साथ रोबोट पर मुक्कों की बरसात कर दी। आखिरकार वो ना टूटने वाला रीजेनरेटिव अलॉय भी चकनाचूर हो गया। रोबोट का दायां पैर टूट गया और वो एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। लियांग बिंग के पूरे शरीर से भाप निकल रही थी और उसकी आंखों में एक गजब की चमक थी। उसने आखिरकार जीन लॉक तोड़ ही दिया। पूरा चौक पल भर में सन्नाटे में डूब गया और फिर सुनामी जैसी चीख पुकार और जश्न का सैलाब उमड़ पड़ा। पर चौक फिर से एक पल के लिए सन रह गया और तभी वहाँ गगनभेदी जयकारे गूंज उठे। मानव संघ के 2 अरब नागरिक एक साथ गवाह बने इस चमत्कार के कि कैसे एक शुद्ध रक्त वाले इंसान ने नंगे हाथों एक विशाल मेचा को चकनाचूर कर दिया। ब्लू स्टार की लाइव स्ट्रीम में तो जैसे भूचाल आ गया। ड्रैगन देश के दर्शकों की खुशी से पूरी स्क्रीन भर गई। वहीं दूसरी तरफ कोरिया और सकुरा जैसे देशों के दर्शक हार मानने को तैयार ही नहीं थे। वे बस पागलों की तरह बहस कर रहे थे।
लेकिन उनकी दलीलें अब एकदम बेदम लग रही थी। तभी मेचा के मलबे से नोमा बाहर निकली। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने हताश होकर मुझसे पूछा, मुझे लगने लगा है कि मेरा मेचा का रास्ता ही गलत था। ये सुनकर मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया। मैंने कहा कि मेचा और जेनेटिक इवोल्यूशन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि वे तो एक दूसरे को पूरा करते हैं। सोचो, अगर जेनेटिक रूप से ताकतवर बन चुके योद्धा अपने लिए खास तौर पर बनाए गए मेचा चलाएं, तो उनकी ताकत दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। मेरी इन बातों ने नोमा की आंखें खोल दी। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने उसी पल फैसला कर लिया, वो अब जेनेटिक योद्धाओं के लिए खास नई पीढ़ी के मेचा बनाएगी। अंत में मैंने पूरे मानव संघ के सामने यह ऐलान कर दिया, आज से ही हर जगह जीन क्लिनिक बनाए जाएंगे। अब हर एक इंसान हासिल कर सकेगा परफेक्ट एवोल्यूशन। अब इंसानों की किस्मत खुद हमारे अपने हाथों में होगी। ये तो बस पहली पीढ़ी का जीन सीरम है। याद रखना, एक दिन ऐसा भी आएगा जब इंसान अपनी सारी हदें पार कर जाएगा और हम देवताओं जैसी ताकत पालेंगे। पहली पीढ़ी के जीन सीरम के आने के बाद मानव संघ में कुछ समय के लिए एकदम शांति छा गई। मेरी लाइव स्ट्रीम में भी अब कोई मसालेदार चीज नहीं बची थी। बस रोजमर्रा के उबाऊ रिसर्च और इंजीनियरिंग के नजारे दिख रहे थे। बिना किसी लड़ाई झगड़े वाले इन नजारों से मेरी व्यूअरशिप धड़ाम से गिर गई। अरबों लोग जो लाइव थे वो घटकर बस कुछ लाख ही रह गए। ज्यादातर दर्शक दूसरे मजेदार खिलाड़ियों के पास चले गए और इसी मौके का फायदा उठाकर कोरिया और लाइट हाउस देश के लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। वो बकवास करने लगे कि मेरी तरक्की रुक गई है और सी क्लास सभ्यता का उभरना तो बस एक तुक्का था। वो लोग ताने मारने लगे कि मैंने गलत एक ट्रीट चुन लिया है। शुद्ध इंसानों और मेचा पर अड़े रहकर मैं बस जीनियस वैज्ञानिकों का समय बर्बाद कर रहा हूँ। ये तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उन्हें पक्का यकीन था कि मैं दूसरी पीढ़ी के जीन सीरम पर आकर अटक जाऊंगा। हालांकि ड्रैगन देश के मेरे फैंस ने मेरा बचाव किया, लेकिन पिछले एक हफ्ते से कुछ भी खास न होने की वजह से उनकी आवाज में भी वो दम नहीं रहा और आखिर में उनकी दिलचस्पी भी कम होने लगी। अब वो लोग सू वॉनकिंग के स्टार बेस पर ज्यादा ध्यान देने लगे थे। स्टॉस गेम का 10वां दिन, जो कि स्टॉस की दुनिया में 10वें साल के बराबर था, जब सब लोग मुझे लगभग भूल ही चुके थे, तभी टाइगर देश के एजी प्लेयर इंग्लैंड की लाइव स्ट्रीम अचानक से वायरल हो गई। स्क्रीन पर लीडर इंग्लैंड के 100 लड़ाकू जहाजों का बेड़ा दिख रहा था। तभी इंटरकॉम पर आवाज गूंजी, बॉस को रिपोर्ट करो, माइनिंग स्टार 1 की कक्षा में हमें मानव संघ का एक इंजीनियरिंग जहाज मिला है। इंग्लैंड, जिसके नाम से ही लोग थर थर कांपते थे, वो एक खूंखार समुद्री डाकू था। पिछले 10 सालों में उसने सिर्फ जहाज बनाए और लूटमार की थी। उसकी फ्लीट अनगिनत खूनी जंग लड़ चुकी थी। उसने उसी पल अपनी पूरी सेना को हमले का आदेश दे दिया। उन गश्ती जहाजों को उड़ा दो, उनके सारे संसाधन और इंजीनियरिंग जहाज लूट लो। ब्लू स्टार की लाइव स्ट्रीम में तो जैसे टाइगर देश के दर्शक खुशी से उछल पड़े और कोरियाई दर्शकों को तो जैसे मेरा मजाक उड़ाने का एक और मौका मिल गया। पर जब सबको लगा कि इंसानों का ये बेड़ा पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, तभी वो 10 गश्ती जहाज उस इंजीनियरिंग जहाज को बचाकर वहां से निकल भागे। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सब हक्के बक्के रह गए। इंग्लैंड गुस्से से पागल हो गया। उसने चीखते हुए कहा, पीछा करो उनका। 100 समुद्री लुटेरों के जहाज उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए, लेकिन फिर भी वो उनके करीब नहीं पहुंच पाए। इंसानों का वो बेड़ा सीधे एक स्टार सिस्टम में जा घुसा। इंग्लैंड को लगा कि वो अपने अड्डे पर मदद के लिए भाग रहे हैं। उसने अपने पूरे भारी भरकम बेड़े के साथ उनका पीछा किया, लेकिन फिर जो उसने देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। उस स्टार सिस्टम के ठीक बीचों बीच लोहे के एक पहाड़ जैसा विशाल स्टार बेस हवा में तैर रहा था और उसके चारों तरफ आसमान को ढक लेने वाला एक महाबेड़ा खड़ा था। अनगिनत लड़ाकू जहाजों ने मिलकर खौफनाक फॉर्मेशन बना रखे थे। उनकी गिनती इंग्लैंड की सोच से भी कहीं ज्यादा थी। यह नजारा देखकर इंग्लैंड की आंखें फटी की फटी रह गई। वो घबराकर उन्हें गिनने की कोशिश करने लगा। तभी उसके डिप्टी की चीखती हुई आवाज गूंजी, 10,000 जहाजों का यह आंकड़ा यिंगल उनके दिमाग पर किसी कड़कती बिजली की तरह गिरा। तारों वाले उस बेस के चारों ओर मंडराते हुए हर एक युद्धपोत की तोपों से एक खौफनाक नीली रोशनी निकल रही थी। यिंगलून अपनी जगह पर बुत बनकर रह गया। उसका दिमाग एकदम सुन्न पड़ चुका था। वो पीछे हटने का हुक्म देना तक भूल गया और कांपती हुई आवाज में बस इतना ही बड़बड़ाया, सिर्फ 10 सालों में 10,000 युद्धपोत बनाना कैसे मुमकिन है? उसकी पीठ के काले पंख अपने आप सिकुड़ गए। यह होस्ट बर्डमैन के अंदर बैठे खौफ का कुदरती असर था। उधर ब्लू स्टार के सारे लाइव स्ट्रीम्स में तहलका मच गया। ड्रैगन देश की लाइव स्ट्रीम में सबसे पहले तूफान जैसी गूंजती हुई चीखें सुनाई दी, 10,000 जहाज। लिन मोहन, तुम तो छा गए यार। इंसानी फेडरेशन जिंदाबाद। वहीं दूसरी तरफ कोरिया जैसे देशों की लाइव स्ट्रीम्स में शमशान जैसा सन्नाटा पसरा था। वहां दर्शकों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कोई कांपते हुए कह रहा था, नहीं, यह नामुमकिन है। 10 सालों में तो एस क्लास वाली सू वानिचिंग भी सिर्फ 1,000 जहाज ही बना पाई थी। ये पक्का कोई धोखा है। लेकिन स्क्रीन पर आसमान को ढक लेने वाले उस विशाल बेड़े को देखकर
सबको सबसे बड़ा सबूत मिल गया था। लाखों दर्शक पागलों की तरह मेरी लाइव स्ट्रीम में टूट पड़े। वो सब इस पूरे खेल का सच जानने के लिए बेताब थे। तभी आवाज गूंजी, लीडर का हुक्म है, सभी जहाज एक साथ हमला करें। घुसपैठ करने वाले इन गद्दारों को खाक में मिला दो। हमारी मिलिट्री परेड की शुरुआत इन्हीं की बलि चढ़ने से होगी। कमांड चैनल में ग्रैंड मार्शल की दमदार आवाज पूरे बेड़े में गूंज उठी और अगले ही पल 10,000 लड़ाकू जहाजों ने एक साथ आग उगल दी। वहाँ कोई धमाका या आग नहीं थी, बस 100 समुद्री लुटेरों के जहाज उन बडमैन लुटेरों के साथ पलक झपकते ही अंतरिक्ष की धूल में बदल गए। तारों भरी उस रात में हमेशा के लिए मिट गए। और ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, आपने नेचुरल डिजास्टर का मुकाम हासिल कर लिया है। एक क्लास के अंतरिक्ष लुटेरों को बुरी तरह जलील करने में कामयाबी मिली। आपका खौफ 10,000 पॉइंट बढ़ गया है। अब आपका कुल खौफ 10,000 पॉइंट है। तारों की इस दुनिया में इंसानी फेडरेशन के बेस के कमांड सेंटर में खड़ा होकर मैंने सुकून से सिर हिलाया। पूरी फेडरेशन को खबर कर दो, हमारी मिलिट्री परेड अब शुरू होती है। 10,000 लड़ाकू जहाजों ने फिर से अपनी जगह ली और एक लंबी तलवार का आकार बना लिया। उस तलवार की नोक गहरे अंतरिक्ष की ओर थी और तारों की चमक उन जहाजों की बॉडी पर पड़ रही थी, जिससे वो धातु के बने जहाज जगमगा उठे। मेरी आवाज लाइव स्ट्रीम के जरिए पूरे ब्लू स्टार और इंसानी फेडरेशन तक पहुंच रही थी। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमारी इंसानी फेडरेशन को बने पूरे 10 साल हो गए हैं। 10 साल पहले मैंने वादा किया था कि हमारी मंजिल ये तारों का समंदर है, और आज हमने वो कर दिखाया है। ये 10,000 युद्धपोत हमारी इंसानी अक्ल और हमारी हिम्मत का जीता जागता सबूत है, और हमारे 3 अरब साथियों की मेहनत का फल है। पर तारों पर राज करने की तो ये बस पहली सीढ़ी है। हमारी ये तलवार आकाशगंगा के हर कोने तक जाएगी और हर एक दुश्मन की गर्दन पर लटकी रहेगी। इंसानी फेडरेशन की जय हो। इसके जवाब में 3 अरब इंसानों की चीखों ने पूरी आकाशगंगा को हिलाकर रख दिया। ब्लू स्टार के दर्शक खुशी से पागल हो रहे थे। 100 जहाजों को मारने के लिए 10,000 युद्धपोत, क्या ये तोप से मच्छर मारने जैसा नहीं है? भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। इसे कहते हैं सरेआम बेइज्जती करना। मजा ही आ गया। वैसे वो हथियार क्या था? वो तो नीली लेजर से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। हर किसी के दिमाग में बस यही सवाल था, किसी क्लास की सभ्यता वाला मैं सिर्फ 10 सालों के अंदर सु वानचिंग से 10 गुना बड़ा बेड़ा कैसे बना सकता हूँ? पर सच कहूँ तो ये सब मेरी खामोशी से की गई तरक्की का ही नतीजा था। दियून नक्षत्र वाला बेस बनाने के ठीक बाद मैंने बिना वक्त बर्बाद किए 3 बहुत बड़े शिपयार्ड बनाए जो दिन रात काम कर रहे थे। माइन स्टार नंबर 1 और बाकी के खदान वाले ग्रहों से मुझे लगातार सामान मिलता रहा। दूसरी पीढ़ी की जेनेटिक दवाइयां भी बन चुकी थी, जिसकी वजह से हमारे पास होनहार वैज्ञानिकों की कोई कमी नहीं थी। इससे तकनीक में भी बहुत तेजी आई, और तो और मैंने जहाज बनाने की स्पीड को भी 30% तक बढ़ाने का सिस्टम अनलॉक कर लिया था। और रिसर्च की गति की तुलना में 30% तकनीक ने जहाज बनाने की क्षमता में एक जबरदस्त उछाल ला दिया है। ये 10,000 जंगी जहाजों का बेड़ा सिर्फ तेजी से अपनी ताकत का दबदबा बनाने के लिए है। ब्लू स्टार ड्रैगन देश की लाइव स्ट्रीम में तो जैसे आग लग गई थी। बाकी देशों के ताने अब पूरी तरह से शांत हो चुके थे, और ठीक उसी वक्त मेरी लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स अचानक से फूट पड़े। जल्दी से सु वानचिंग की स्ट्रीम देखो, उसकी रिसर्च शिप ने तुम्हें ढूंढ लिया है। वो लोग अभी अभी गैलेक्सी के किनारे पर ही थे, और 10,000 जंगी जहाजों का हमला देखने के बाद अब वो डर के मारे कांप रहे हैं। उनकी आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। गैलेक्सी की गहराइयों में एक अकेली रिसर्च शिप तारों के बीच अपना सफर तय कर रही थी। झाउशवे अपनी कुर्सी पर पीछे टिककर तारों के उस अनंत समंदर को निहार रही थी। पूरे 10 साल हो गए थे उसे अकेले इस शिप को चलाते हुए। ना जाने कितने ही सोलर सिस्टम्स को उसने पार किया था। 23 साल की उम्र से लेकर अब वो 33 की हो चुकी थी। अपनी जवानी के सबसे हसीन साल उसने इस गैलेक्सी के नाम कर दिए थे। 10 साल पहले लीडर सु वानचिंग ने उसे बुलाया था, और उसे एक ही मिशन सौंपा गया था, लिन मोहन नाम के एक शख्स को ढूंढना। सु वानचिंग ने उसे एक अंदाजा और कोऑर्डिनेट्स दिए थे, और हुक्म दिया था कि हर रिसर्च शिप पर बड़े बड़े अक्षरों में लिन मोहन का नाम लिखा होना चाहिए। पूरी ह्यूमन फेडरेशन में से 1 दर्जन से ज्यादा महिला वैज्ञानिकों को चुना गया और उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेज दिया गया। झाउशवे ने बिना एक पल सोचे इस मिशन को अपना लिया था। अब 10 साल बीत चुके थे। उसे अपने लक्ष्य का कोई नामो निशान तक नहीं मिला था, और वो कब की अपनी सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। इन 10 सालों में उसने बहुत कुछ झेला था। ना जाने कितनी ही बार वो मौत के मुंह में जाते जाते बची थी। शुक्र है कि खतरे को भांपने की उसकी काबिलियत कमाल की थी। रडा की मदद से वो पहले ही अपना रास्ता बदल लेती थी। खतरे भरे वो पल और उसकी अच्छी किस्मत, हर बार वो बाल बाल बच निकलती थी। लेकिन मौत को मात देने के बाद वो हर बार खुद से यही पूछती, क्या इस सब का सच में कोई मतलब है? ये गैलेक्सी इतनी विशाल है, यहाँ किसी एक इंसान को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। और क्या लिन मोहन नाम का वो शख्स सच में वजूद भी रखता है?
तभी एआई की आवाज आई, आगे एक नया सोलर सिस्टम मिला है। एआई की आवाज ने उसकी सोच का सिलसिला तोड़ दिया। उसने अपनी आदत के मुताबिक गैलेक्सी के किनारे पर स्कैनिंग की। सब कुछ सुरक्षित लगने पर ही वो अंदर दाखिल हुई। ये सब करना वो अनगिनत बार दोहरा चुकी थी, हर बार एक नई उम्मीद के साथ, और हर बार उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती थी। पर तभी उसने एक ऐसा नजारा देखा जिसे वो मरते दम तक नहीं भूल सकती थी। उस सोलर सिस्टम के ठीक बीचों बीच एक विशाल स्टार बेस हवा में तैर रहा था और उसके चारों तरफ इतने जंगी जहाज थे कि उन्होंने पूरा आसमान ही ढक लिया था। न जाने कितने सारे फ्रिगेट्स एक कतार में अनगिनत फॉर्मेशंस बनाए खड़े थे। 100, 500, 1000, उन्हें तो गिनना ही नामुमकिन था। तभी एक फ्रिगेट से एक बेहद तेज नीली रोशनी निकली और उसने सिस्टम के दूसरे छोर पर मौजूद करीब 100 फ्रिगेट्स को पलक झपकते ही राख में मिला दिया। न कोई धमाका हुआ और न ही कोई मलबा बचा। ऐसा लगा जैसे वो वहाँ कभी थे ही नहीं। झाओ शुए डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी। न तो उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत थी और न ही वहाँ से भागने की। तभी कम्युनिकेशन चैनल पर अचानक एक आवाज गूंजी, सामने वाली रिसर्च शिप, ध्यान दें, मैं ह्यूमन फेडरेशन के फ्रिगेट का कैप्टन बोल रहा हूँ। कृपया बताइए कि आपके जहाज पर लिखे लिन मोहन इन शब्दों का क्या मतलब है। अपनी पहचान और यहाँ आने का मकसद बताएं। ह्यूमन फेडरेशन, लिन मोहन। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की और लड़खड़ाती आवाज में अपना मकसद बताया। कुछ पलों की खामोशी के बाद एक गहरी और भारी आवाज सुनाई दी। आपका स्वागत है कैप्टन झाओ शुए। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अपनी रिसर्च शिप को स्टार बेस के अंदर लाकर डॉक कर लीजिए। मैं खुद आपसे मिलूंगा। रिसर्च शिप धीरे धीरे स्टार बेस के अंदर दाखिल हुई। निर्देशों का पालन करते हुए झाओ शुए कमांड सेंटर में पहुंची। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। मेरा नाम लिन मोहन है। मैं ह्यूमन फेडरेशन का लीडर हूँ। आप ही लिन मोहन है? झाओ शुए की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। मिल गए। मैंने पूरे 10 साल तक आपकी तलाश की है और इस पल उसे आखिरकार समझ आ ही गया कि नेता सु वानचिंग ने उसे यह मिशन आखिर क्यों दिया था। क्यों उन जहाजों पर लिन मोहन का नाम उकेरा गया था। क्यों खूबसूरत महिला वैज्ञानिकों को चुना गया और क्यों इतनी दूर अनजान सितारों के बीच उसे ढूंढने भेजा गया। उन 10,000 युद्धपोतों को देखकर और अपने सामने खड़े इस अजीम इंसान को देखकर झाओ शिव को सब कुछ समझ आ गया, क्योंकि यह सब करना सच में सार्थक था। तुमने बहुत तकलीफें उठाई हैं मिस झाओ शिव, तुम्हारे इस जज्बे की दाद देनी पड़ेगी, मैंने उससे कहा। झाओ शिव ने बताया कि उसके साथ आए 10-12 वैज्ञानिक शायद अभी भी आसपास के सौर मंडलों में फंसे हो सकते हैं। मैंने हामी भरते हुए उन्हें ढूंढने के लिए एक बेड़ा भेजने का आदेश दिया और झाओ शिव को अपने साथ रहकर सीखने को कहा। दरअसल हमारे साथ 10-12 और वैज्ञानिकों ने भी सफर शुरू किया था। उन्हें भी हमारी नेता ने आपको ढूंढने के लिए ही भेजा था और ये तो महज पहला जत्था है। झाओ शिव बोलती रही, पर एक बात और है, मैं अब फेडरेशन से संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। फासला बहुत ज्यादा है। रास्ते में हमने जो सिग्नल स्टेशन बनाए थे ना, उनमें से एक तबाह हो चुका है। मुझे इसकी खबर है। तुम घबराओ मत, मैं इन सब मसलों को सुलझा लूंगा। इसके बाद मैंने अपने 10,000 युद्धपोतों के बेड़े का मुआयना किया और पूरी मानव जाति को संबोधित करते हुए झाओ शिव के बारे में सबको बताया। मेरे भाइयों और बहनों, मोहतरमा झाओ शिव का यहाँ आना इस बात का सबूत है कि इस आकाशगंगा में सिर्फ घिनौने एलियंस ही नहीं बसते, बल्कि हमारे अनगिनत इंसान भाई बहन भी मौजूद हैं। झाओ शिव को हमारे इस सौर मंडल तक पहुँचने में पूरे 10 साल लग गए, पर हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मैं ऐलान करता हूँ, अगले 1 साल के अंदर हमें इन 10 सालों की दूरी को मिटाना होगा। हमारे कदम अब रुकने नहीं चाहिए जब तक कि हम हजारों सितारों पर अपना परचम न लहरा दे। 10,000 युद्धपोतों को 10 अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया गया। हर टुकड़ी में 1000 पोत थे और वो हर दिशा में आगे बढ़ने लगे। 3 अरब इंसानों ने एक साथ जयकारा लगाते हुए उन्हें विदा किया। झाओ शिव मेरे बगल में खड़ी थी। एक के बाद एक जीत की खबरें आ रही थी और मेरे तबाही वाले सिस्टम पर लगातार नोटिफिकेशन चमक रहे थे। सी क्लास की सभ्यता को कुचला गया, ताकत में 1000 का इजाफा। बी क्लास की सभ्यता को नेस्तनाबूद किया गया, ताकत में 5000 का इजाफा। एक क्लास की सभ्यता को खाक में मिलाया गया, ताकत में 10,000 का इजाफा। तबाही का लेवल लगातार 2 दर्जे बढ़ गया। पृथ्वी पर बैठे अलग अलग देशों के दर्शकों ने अचानक देखा कि ये सारे खिलाड़ी इत्तेफाक से इंसानी इलाके के आसपास ही मौजूद थे। कुछ सभ्यताओं ने घुटने टेकने की कोशिश भी की, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो सब एलियंस हैं, तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब था। उन कीड़ों के लिए हमेशा से एक ही रास्ता है और वो है मौत। जापान के एजी खिलाड़ी अनयीलुन्ये के जहरीले शूरवीरों वाले मुख्य ग्रह पर बमबारी कर दी गई। वो किसी तरह बच निकला और उसने अपने कमांडर को 30 युद्धपोतों के साथ उसी रास्ते पर भेज दिया, ताकि वो इंसानों के मुख्य ग्रह पर छिपकर हमला कर सके, मेरे स्टार बेस पर। लेकिन मेरी आयन तोप के बस एक वार ने उन 30 जहाजों के चीथड़े उड़ा दिए। राख का एक जर्रा तक नहीं बचा और वो अनयीलुन्ये अपनी जान बचाकर 3 जहाजों के साथ दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ, अपने जहरीले आका को ढूंढने। 10वें सौर मंडल में पहुंचकर
बेड़े ने ईंधन भरने के लिए अपना पड़ाव डाला। मैंने अचानक पलटकर झाओ शिव से पूछा, मान लो कि तुम इंसानों की लीडर होती, तो तुम्हारा अगला कदम क्या होता? झाओ शिव ने घबराते हुए जवाब दिया, आपका सवाल बहुत बड़ा है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी सरहदें कहाँ तक हैं। झाओ शिव का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। मैं समझ गया। मैंने उसे रोकते हुए कहा, हमें किसी सरहद की जरूरत ही नहीं है। सरहदें तो सिर्फ हमारे साम्राज्य को बांध कर रखेंगी। याद रखना, इस पूरी आकाशगंगा में केवल कमजोर सभ्यताओं को ही सीमाओं की जरूरत होती है। ये बस खुद को धोखा देना है। एक वाकई ताकतवर साम्राज्य को कभी सीमाओं की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने साम्राज्य को अपनी